हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज से नहीं, पिछले कई दिनों से हम लोग पॉलिटिकल विषय में क्लास 12 का हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास 12 में पॉलिटिकल साइंस विषय में 2 बुक आता है, जिसमें कि पहला बुक का जो नाम है समकालीन विश्व राजनीति है, कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और जो दूसरी बुक है वो है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के बाद जो है भारत की क्या राजनीति रही है, ये है। पहली बुक जो है समकालीन विश्व राजनीति, इसी को हम लोग पिछले कई दिनों से पढ़ रहे हैं, जिसमें कि अध्याय 1, 2, 3 पढ़ चुके हैं। शीत युद्ध का दौर, 2 ध्रुवीयता का अंत, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, इन सारे अध्याय को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं पाठ 4 है और टॉपिक का नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ये जो समकालीन विश्व राजनीति है, कंटेम्परेरी है, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, ये पूरी तरह से सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ रहे हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, तब शीत युद्ध का दौर आता है, जो कि हमारा पाठ का पहला चैप्टर है शीत युद्ध का। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि शीत युद्ध जो है 2 महाशक्तियों के बीच हो रहा था, एक तरफ सोवियत संघ और दूसरी तरफ अमेरिकी गुट। कुछ दिनों बाद सोवियत संघ कमज़ोर पड़ जाता है और इन दोनों गुटों को 2 ध्रुवीयता कहा जाता है, 2 ध्रुव, यानी तीसरा का कोई चर्चा नहीं, 2 ध्रुव। तो कहा जाता है कि ये दूसरा जो चैप्टर्स है कि 2 ध्रुवीयता का अंत। शीत युद्ध के दरमियान शीत युद्ध 2 महाशक्तियों के बीच हो रहा था और वो चला आ रहा था। कुछ दिनों के बाद ये दोनों देश जो है, जिसे कि 2 ध्रुवीयता कहा जाता है, अंत होता है। तो अंत जो है हमने पढ़ाया है 2 ध्रुवीयता का अंत में कि सोवियत संघ का अंत होता है। जब 2 महाशक्ति में एक महाशक्ति का जब अंत हो जाता है तो बच जाता है एक, तो तीसरा चैप्टर आ जाता है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तब इस कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक अमेरिका ही बच जाता है, जिसका एक अध्याय बन जाता है। एक अध्याय है कि समकालीन विश्व में अमेरिका का क्या वर्चस्व रहा है। फिर उसके बाद अमेरिका के वर्चस्व के बाद जो चौथा पार्ट है कि सत्ता का वैकल्पिक केंद्र, यानी जिसके पास जो रूलिंग क्लास है, जो जिसके पास सत्ता है, जो शक्तिशाली है, तो उसका कुछ वैकल्पिक केंद्र है या नहीं है, क्या है, सेंटर ऑफ पावर क्या है, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर क्या है। तो आइए हम आज इसी को पढ़ेंगे। शीत युद्ध के बाद विश्व पटल पर कुछ ऐसे संगठनों और देशों में प्रभावशाली रूप में से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करना प्रारंभ किया, जिससे यह स्पष्ट होने लगा कि यह संगठन तथा देश अमेरिका की एक ध्रुवीयता के समक्ष विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत मदद की थी। इसे हम मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। आगे जब पढ़ेंगे तो हम मार्शल योजना क्या है, इस पर एक क्वेश्चन हमने बनाया है जो आगे आपको मिलेगा। ये मार्शल योजना क्या है? ये जो है अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए, पुनर्गठन मीन्स जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसमें जो कमज़ोर देश थे, जो छोटे छोटे देश थे, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, वो और कमज़ोर हो गए। तो उसके पुनर्गठन के लिए अमेरिका ने क्या किया, एक मार्शल योजना बनाया, जो कि 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक मदद की गई। जितने भी पश्चिम यूरोप में देश थे, सबका जो है वो मार्शल योजना के तहत जो है वो मदद करने लगा।
फिर 1957 में 1957 में जो है 6 देश जैसे कि फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने रोम संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी कि EEC और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया। ठीक है, गठन कर दिया, यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया। ये इसे बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एटमी ऊर्जा समुदाय। जून 1979 में यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद, यूरोप में पार्लियामेंट गठन होता है, फिर उसके बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर देता है और फिर फरवरी 1992 में maastricht संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हो जाता है। ये जो यूरोपीय संघ का गठन हुआ तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य आगे पढ़ेंगे। एक समान विदेश व सुरक्षा नीति क्या है, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़ी मामलों पर सहयोग क्या है, एक समान मुद्रा का चलन, वीजा मुक्त आवागमन, ये सारी जो है यूरोपीय संगठन के अंतर्गत किया गया। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया यूरोपीय संगठन के अंतर्गत वीजा मुक्त कर दिया, एक समान मुद्रा का चलन किया जिसे कि यूरो कहा जाता है, आंतरिक मामलों और न्याय से जुड़ी मामलों पर सहयोग किया और फिर यूरोपीय संघ का जो गठन हुआ इसका उद्देश्य क्या है। तो आइए इन सारी बातों को आगे हम पढ़ते हैं। यूरोपीय संघ का उद्देश्य क्या है, इसे अच्छे से जो है सुने और फिर इसको नोटबुक में लिखने का प्रयास करें। UGC नेट में इससे कई बार हर एक साल देखते हैं, मतलब कि 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से आ ही जाता है। ठीक है, पहला जो उद्देश्य है, यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोगावली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया। जो यूरोपीय संघ बना था EEC के लिए बना था, जो कि आर्थिक सहयोग के लिए बना था, लेकिन बाद में ये बदल के राजनीतिक रूप ले लिया। इसका जो मुख्य विशेषता है। दूसरा है कि यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगा। जो यूरोपीय संघ है एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लग गया। फिर तीसरा है कि इसका अपना एक झंडा हुआ, राष्ट्रगान हुआ, स्थापना दिवस मनाया जाने लगा और अपनी एक मुद्रा भी चलन में आया। यूरो नाम है, जो मुद्रा चलन है यूरोपीय का यूरो है। चौथा है कि अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसने काफ़ी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति भी बना लिया। अगला पॉइंट है कि यूरोपीय संघ का झंडा 12 सोने के सितारों के घेरे के रूप में वहाँ के लोगों की पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक हुआ। ठीक, ये जो है यूरोपीय संघ का मुख्य विशेषता रहा। ठीक, आगे जानते हैं कि यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाली कारक क्या है, कौन सा ऐसा तत्व है, एलिमेंट्स है या उसका कारक है जो कि यूरोपीय संघ को इतना ताकतवर बना दिया। तो पहला है कि 2005 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू जो उत्पादन है, जिसे कि हम GDP कहते हैं, अमेरिका से भी ज़्यादा हो गई। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई। आप सोच सकते हैं, इसकी जो मुद्रा यूरो है वो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई मीन्स हो गया कि उससे ज़्यादा इसका डिमांड हो गया, उससे ज़्यादा इसका वैल्यू हो गया। किसका? यूरो का। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा हो गया। विश्व में जो व्यापार होने लगा इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा। इसकी जो आर्थिक शक्ति का प्रभाव है वो यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों पर भी पड़ने लगा। यह विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करने लगा। इसका एक सदस्य देश जो कि फ्रांस है और सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी है। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी राष्ट्रों की नीतियों को प्रभावित करने लगा
यूरोपीय संघ का सदस्य देश फ्रांस परमाणु शक्ति से संपन्न देश है। अमेरिका भी सब तरह से संपन्न देश है। अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में ये सक्षम होने लग गए। इसी वजह से ये जो है ज़्यादा ताकतवर होने लग गया। अब एक चीज़ और है कि यूरोपीय संघ की कमजोरियां क्या है। यूरोपीय संघ की क्या कमजोरी है? कई कमजोरी है। कमजोरी तो बहुत है, लेकिन जो मेन कमजोरी है उसे हम यहाँ पे बता रहे हैं। पहला है कि इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाता है, जैसे इराक पर हमले के मामले। दूसरा, यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने को लेकर नाराजगी है। डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का विरोध करने लग गया। यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश अमेरिकी गठबंधन में भी थे। ब्रिटेन यूरोपीय संघ से जून 1916 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग हो गया। ठीक है, तो ये इसकी कमजोरियां हैं। ठीक, आज यहीं तक रहने देते हैं और इसके अंतर्गत कई प्रकार के क्वेश्चंस आता है जो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।